तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। हमारा चैप्टर है 6.1। तो 6.1 का कुछ बेसिक जान लेंगे और इस चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे, है ना। इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं है, ये एक ही वीडियो में एक से लेके सभी क्वेश्चन को हल करेंगे और बारी बारी से सभी को समझेंगे ये कहना क्या चाहता है और इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर का नाम ही दिया हुआ है त्रिभुज, तो हम पहले सबसे पहले यही जान लेंगे कि त्रिभुज आखिर है क्या, ये होता क्या है और कैसे बनता है। तो देखिए, त्रिभुज तो आप बहुत पहले से भी जानते होंगे। त्रिभुज का कुछ ऐसा होता है साइज। अगर बाई चांस आपसे कोई पूछ दे कि भैया त्रिभुज बोलते किसे हैं, त्रिभुज किसे कहा जाता है, तो आप बोलेगा तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। देखिए, इसमें तीन सरल रेखा है ना, इसे घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज बोलेंगे। इन सभी का नाम दे दीजिए आप। देखिए, एक, बी, सी। अब देखिए, ये जो तीनों कोण होता है ना, ये आपस में बराबर होता है। तो जो त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि ये जो तीनों कोण हो गया, ये 180 डिग्री का होता है। ये आपको याद रखने वाली चीज है, ये आपको याद रखना होगा। जो त्रिभुज का कोण होता है ये 180 डिग्री का होता है। तो ये तो हम जान गए त्रिभुज के बारे में। तो अब आ जाते हैं अपने चैप्टर के में और आगे समझेंगे कि हमें कहना क्या है, करना क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। कोष्टक में दिए हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, हम कोष्टक का प्रयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन, सभी वृत्त खाली स्थान है, क्या है? सर्वांगसम या समरूप है। अब भैया पहले सर्वांगसम और समरूप के बारे में हम जान लेते हैं कि सर्वांगसम और समरूप होता क्या है। तो देखिए, सर्वांगसम का जो चिन्ह होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। ये सर्वांगसम का हुआ और समरूप का सिर्फ ऐसा होता है। तो आप इन चीजों से समझ लीजिएगा। देखिए, सर्वांगसम का ये हुआ और समरूप का ये तो बस चिन्ह हुआ। अब इन सबका फर्क जान लेते हैं। देखिए, समरूप का बता दूं, जैसे एक वृत्त हमने ले लिया और एक छोटा वृत्त ले लिया। तो देखिए, समरूप में होता क्या है कि एक ही जैसा का होना चाहिए, लेकिन साइज साहब में कोई मतलब नहीं है। साइज बड़ा हो या छोटा हो वो ठीक चलेगा, लेकिन एक जैसा होना चाहिए। ये त्रिभुज तो ये त्रिभुज, अब बड़ा है कि छोटा है भाड़ में जाए। समझ रहे आप? बड़ा हो या छोटा हो भाड़ में जाए, लेकिन त्रिभुज तो त्रिभुज, वर्ग तो वर्ग, वृत्त तो वृत्त। तो ये समरूप है। तो समरूप के मतलब ऐसा चीज दे दो, सॉरी। तो ये तो भैया हम समझ लिए समरूप के बारे में। अब आते हैं सर्वांगसम, भी समझ लेते हैं ये क्या कहता है। तो सर्वांगसम का भी अलग होता है। देखिए, सर्वांगसम का होता है ना कि एक ही जैसा का चीज होना चाहिए, हूबहू। देखिए, जैसे कि ये एक हम वृत्त ले लिए जिसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो ये जो दूसरा वृत्त बना इसका भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ना कि 10-12 सेंटीमीटर। समझ रहे आप? ये जो पहला वृत्त है ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो ये दूसरा भी वृत्त 6 ही सेंटीमीटर वाला होना चाहिए, ना कि 10-12। तो ये हो गया सर्वांगसम और ये हो गया समरूप। तो सर्वांगसम का चिन्ह कैसे दीजिएगा? या ऐसे दीजिएगा, है ना। तो क्या सभी वृत्त सर्वांगसम है, सॉरी समरूप है या सर्वांगसम है? तो देखिए, वृत्त बड़ा भी हो सकता है, वृत्त छोटा भी हो सकता है ना। तो ये समरूप हो जाएगा यहाँ पे, ना कि सर्वांगसम। तो यहाँ होगा समरूप। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दिया है सभी वर्ग होते हैं समरूप की सर्वांगसम। अब देखिए, वर्ग छोटा भी हो सकता है, वर्ग बड़ा भी हो सकता है। तो हमें सभी को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। तो देखिए, वर्ग इतना भी बड़ा हो सकता है, या फिर वर्ग इतना भी छोटा हो सकता है, या फिर इतना भी छोटा। इन तीनों में किसी का भी बात कर सकते हैं हम, या फिर इतना बड़ा का। तो ये तो सर्वांगसम नहीं हुआ, क्योंकि सर्वांगसम में तो बोल रहा है कि एक ही तरीके का होना चाहिए। समरूप में तो अलग अलग भी हो सकता है, एक जैसा का होना चाहिए, लेकिन आकार में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इसमें भी हो जाएगा समरूप। समरूप। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन,
सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं भाई? समद्विबाहु या समबाहु। तो इसमें हो जाएगा समबाहु। ये तो आसान था। और चौथे नंबर पे आते हैं, सभी भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज होते हैं। क्या होते हैं? उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ हो जाएगा बराबर और उसमें हो जाएगा समानुपाती। तो ये दूसरा नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ऐसे भर लीजिएगा। तो पहले के चारों पार्ट्स खत्म हो गए हैं और दूसरे के क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला दिया है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां का मैंने बेसिक में बताया था क्या होता है, सॉरी फर्स्ट नंबर में ही बताया था क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक जैसा होना चाहिए, भले आकृति बड़ा हो या छोटा, में उससे कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, एक छोटा सा वृत्त लेते हैं और एक बड़ा सा वृत्त लेते हैं, है ना, और ये समरूप का चिन्ह लगाते हैं। एक छोटा त्रिभुज ले लेते हैं और एक बड़ा त्रिभुज लेते हैं, है ना, और इसमें भी लगाते हैं। तो दो हो गया। और ये बोल रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, यानी इसका जस्ट ऑपोजिट, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। तो इसका भी एकदम सिंपल काम है, एक वृत्त ले लीजिए और एक त्रिभुज ले लीजिए ना, और सर्वांगसम का सॉरी, और फिर एक और ले लीजिए, एक वर्ग ले लीजिए और एक क्या ले लें, एक वृत्त ले लीजिए। तो दो हो गए हमारे पास, है ना। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो पहला और दूसरा हमने सॉल्व कर दिया और तीसरे की बारी अब आती है। तो तीसरा नंबर भी हम जस्ट अभी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा भारी है नहीं। बताइए कि क्या निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो ये तो भाई देखने से पता चल रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 90, ये चारों 90 हैं और ये तीन चारों बराबर हैं। और यहाँ कोई दूर दूर तक 90 है नहीं। लग रहा है आपको ये 90 हो सकता है? तो ये नहीं है। और देखिए इसका डेढ़ का दुगना 3, मतलब ऐसे ही पता चल रहा है। तो ये SP है ना, SP बटे की DR TA 1.5/3, दशमलव हटा तो 0, तो आ जाएगा 1/2। तो ऐसे सब में आ जाएगा। तो आप ऐसे लिखना कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है परंतु कोण आपस में बराबर नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आगे क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना है ना। तो आप इसे सबसे पहले करें।